नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया और मैं हूं नगमा। हमारी आज की लीड स्टोरी है आदमपुर से दुनिया को दिए गए संदेश की। पाकिस्तान जिस एयरबेस को तबाह करने का दावा कर रहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पहुंचकर दुनिया को असलियत दिखाई और पाकिस्तान के झूठ से रूबरू करवाया। इसके साथ साथ एनडीटीवी दुनिया में आगे देखेंगे चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ क्या कर रहे हैं अफगानिस्तान में, और जानेंगे कि ट्रंप क्या लेने और क्या देने पहुंचे हैं 3 देशों के दौरे पर। और इसके अलावा गाजा में फिर क्यों हुआ अस्पताल पर हमला। आखिर में शरणार्थियों के खिलाफ सख्ती दिखा रहे ट्रंप प्रशासन के अफसरों ने किया किन शरणार्थियों का स्वागत। लेकिन लीड स्टोरी से पहले एक अहम खबर यह है कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 10 मई को एयरबेस पर हमलों के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आया। हालांकि उसने भारतीय सैनिक ठिकानों पर हमलों का झूठ भी फैलाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग की थी। उसके उच्चायुक्त के अनुरोध पर डीजीएमओ स्तर की बातचीत भी हुई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को अब नहीं सहा जाएगा। जहाँ तक एक्ट ऑफ टेरर की बात है, हमारे तरफ से हमारे लीडरशिप के लेवल पे कहा जा रहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का तो जहाँ सवाल है, हमारा ज़ीरो टॉलरेंस रहेगा। जब भी कोई इस प्रकार का घटना होता है तो हम उसका पुरजोर जवाब देंगे। और अब बात प्रधानमंत्री के अचानक आदमपुर दौरे की। आज जब प्रधानमंत्री मोदी अचानक पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे तो एक तस्वीर सबसे अलग और सबसे खास रही। आगे प्रधानमंत्री मोदी जवानों को देखकर हाथ हिला रहे थे और उनके पीछे तैनात था मिग-29 जेट और सही सलामत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक तीर से 2 निशाना था। 2 संदेश साफ थे। न सिर्फ इसने पाकिस्तान के उस दावे को दुनिया के सामने झूठा साबित किया जिसमें वो S-400 को JF-17 जेट से ध्वस्त करने का दावा कर रहा था, झूठ बोल रहा था, और साथ ही ये संदेश भी साफ दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस पर जवानों के बीच सबसे मिले, हालचाल पूछा और हौसला बढ़ाया। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। ये वही एयरबेस है जिसे नुकसान पहुंचाने का दावा पाकिस्तान ने किया था। देखिए, पीछे आकाश डिफेंस सिस्टम दिखाई दे रहा है और कुछ विमान भी, साथ ही दूर तक फैला एयरबेस भी। जबकि पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने हमला करके पंजाब के आदमपुर एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है। दावा किया कि उसके ड्रोन रडार को तबाह करने में कामयाब रहे। मिसाइलों से विमान उड़ाने का भी दावा किया। एयरबेस पर 60 लोगों की मौत का भी दावा किया। सैटेलाइट इमेज में छेड़छाड़ करके झूठ बोला। आमतौर पर इतने अहम रक्षा संस्थानों को इस तरह से मीडिया पर दिखाया नहीं जाता, लेकिन आदमपुर में इस परंपरा को तोड़कर एक बड़ा संदेश न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि सारी दुनिया को दिया गया है कि वो पाकिस्तान पर भरोसा ना करे और भारत हमेशा भरोसे के काबिल है। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना
भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी कि आगे भी आतंकवाद की किसी घटना का जवाब ऐसे ही दिया जाएगा। सख्त लहजे में कहा कि भारत को आंख दिखाने का एक ही अंजाम है, वो है तबाही। प्रधानमंत्री मोदी ने कल और आज सिर्फ वही बातें कही जो भारत की स्ट्राइक के दौरान सारी दुनिया ने देखी हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का आदमपुर एयरबेस का दौरा क्या संदेश देता है? हमारे साथ जुड़ गए हैं हर्षवीर पंत, जो प्रमुख हैं रणनीति का अध्ययन के ORF में। हर्ष, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक दौरा था और बहुत ही एक तस्वीर ऐसी थी जिससे कड़े संदेश जाते हैं। प्रधानमंत्री का आदमपुर एयरबेस का दौरा, जिसके बारे में पाकिस्तान ने तमाम तरह के झूठ फैलाए, इससे क्या संदेश दुनिया को पाकिस्तान के बारे में भी दिया प्रधानमंत्री ने, और हमारी सेना को जो संदेश जाता है? देखिए, एक तरफ तो नगमा है इसको एक नॉर्मल किसी भी देश का लीडर अपने जवानों की हौसला अफजाई के लिए जाता है जब भी क्राइसिस का मौका होता है, उस तरह से भी देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जिसका आपकी रिपोर्ट जिक्र कर रही थी कि इस बेस के बारे में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई थी, और जिस तरह से आज की जो लड़ाइयाँ हैं वो कॉग्निटिव लेवल पर भी खेली जाती हैं, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट कैसे हो एडवर्सरी पर, इस पर खेली जाती हैं। तो वहाँ पर उस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को पुशबैक करने के लिए मुझे लगता है ज़रूरी था कि प्रधानमंत्री ने वहाँ जाकर न सिर्फ सैनिकों से बात करी, बल्कि जो भारत की सैनिक शक्ति है उसको पूरी तरह से दुनिया के सामने रखा। और ये पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है जो उन्होंने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करने की कोशिश करी थी, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाई थी, उसको ध्वस्त करने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम रहा। मुझे लगता है मल्टीपल तरीके से इसको हम देख सकते हैं। पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो बहुत ज़ोर शोर से चली, इसको ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है तमाम तरीके से। और इस बीच में हर्ष, जो अमेरिका की मध्यस्थता की बात सामने आई, और उस बीच भारत की जो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है, उनकी जो अपनी सामरिक स्वायत्ता है, उसको साबित करने की जो चुनौती है, उसे किस तरह से आप देख रहे हैं इस वक्त? इसमें देखिए, दो बड़े कदम भारत ने कल और आज उठाए। एक तो प्रधानमंत्री ने जब कल अपना भाषण दिया था, देश के नाम संदेश, राष्ट्र के नाम संदेश जो दिया था, उसमें प्रधानमंत्री ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर रखी कि जो भी किया गया, जो सीज फायर हुआ, वो तभी हुआ जब भारत ने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया था। तो जो हम चाहते थे कि हम टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करें और टेररिस्ट को टारगेट करें, वो जब हमने अचीव किया, तब हम सीज फायर के लिए तैयार हुए। और तैयार तब हुए जब पाकिस्तान ने हमारी शर्तें मानी कि पाकिस्तान के DGMO जो 7 मई को बात करने को तैयार नहीं थे, लेकिन 10 तारीख को बात करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि भारत अपनी सैनिक शक्ति इस तरह से प्रदर्शित करता है कि पाकिस्तान को ये समझ में आता है कि अब कोई भी जगह सेफ नहीं है। तो वो मुझे लगता है भारत अपनी बात रखने की कोशिश करी। वही बात आज हमने MEA की प्रेस ब्रीफिंग में भी सुनी, जब MEA के प्रवक्ता ने ये बात रखी कि सिर्फ भारत का यूज ऑफ फोर्स जो था वो कंक्लूसिव फैक्टर था सीज फायर के लिए, और कोई फैक्टर नहीं था। तो मुझे लगता है एक जवाब देने की कोशिश भारत ने करी है, और प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब आना बहुत बड़ी चीज़ है। और एक बहुत संदेश साफ ये भी कि ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि आज भी कहा उन्होंने, आज की नीति और नियत है कि भारत कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, मुझे लगता है वो तो एक पूरी जो रेड लाइन थी भारत की, वो बदल गई है। एक पूरी परिकल्पना कैसे भारत आतंकवाद से लड़ेगा, वो बदल दिया है। टेम्पलेट बदल दिया है कि अगर आतंकवाद कोई किसी भी किस्म का आतंकवाद होता है भारत में, तो वो एज एन एक्ट ऑफ वॉर देखा जाएगा। और जो महत्वपूर्ण बात नगमा मुझे लगी सबसे बड़ी, कि एक बात की जो न्यूक्लियर ओवरहैंग था इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस के ऊपर, उसको पूरी तरह से अलग थलग किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं सहेंगे। तो मुझे लगता है एक बड़ा महत्वपूर्ण एक स्टेटमेंट भारत की तरफ से आ रहा है कि हमने उसको ओवरकम कर लिया है। ये बड़ी बात है। धन्यवाद आपका प्रोफेसर पंत, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत साफ संदेश रहा है भारत की तरफ से कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल को भी भारत नहीं सहेगा।
तो भारत की स्ट्राइक के बाद से मुंह छुपाता घूम रहा पाकिस्तान अब चीन के साथ मिलकर अफगानिस्तान में भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। उसने काबुल में मीटिंग करके भारत के खिलाफ वहां माहौल बनाने की कोशिश की। अफगानिस्तान में जो भारत के लिए गुडविल है, जो भारत का दबदबा है, उसे कम करने के लिए योजना इस बैठक में बनाई गई। हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से अब तक ऐसा कोई बयान इस बारे में नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान और चीन जो हैं वो इस कोशिश में लगे हुए हैं। तस्वीरें चीन के बीजिंग की हैं, जहां लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए चीन ने एक सम्मेलन किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सम्मेलन में पहुंचे और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए 5 परियोजनाओं का ऐलान भी कर दिया। चीन दुनिया भर में अपनी धमक बढ़ाने का कोई मौका और रास्ता नहीं छोड़ता। उसके निशाने पर भारत की बढ़ती हैसियत भी होती है। काबुल में चीन और पाकिस्तान ने मिलकर अफगानिस्तान के साथ एक बैठक की है और द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक एक ऐसा समझौता किया गया है जिससे अफगानिस्तान में भारत का बढ़ता दबदबा कम हो सके। इस बैठक में अफगानिस्तान में पाकिस्तान के विशेष दूत मोहम्मद सादिक खान, चीन के विशेष प्रतिनिधि यू जियाओयोंग और तालिबान सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी शामिल हुए। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी को राजनयिक रिश्तों तक ही सीमित रखा जाए और किसी रणनीतिक या आर्थिक गतिविधि को ज्यादा अहमियत न दी जाए। हालांकि अफगानिस्तान ने इस बारे में अभी कोई बयान जारी नहीं किया। चीन का पाकिस्तान पर पूरी तरह से दबदबा है और आगे वो अफगानिस्तान को भी अपने रंग में रंगना चाहता है, लेकिन भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते आर्थिक सहयोग से बढ़कर सांस्कृतिक भी रहे हैं। पाकिस्तान में चीन की परियोजनाओं पर काम कर रहे लोग अक्सर टीटीपी का निशाना बनते हैं और चीन को लगता है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पर काबू पाने के लिए अफगानिस्तान ही सबसे बड़ा मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार चीन के कर्मचारियों को बचाने में नाकाम रही है। वैसे चीन को इसी तरह का खतरा बलूच अलगाववादियों की तरफ से भी लगातार बना रहता है। पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान में भी उनको बचाने में नाकाम रही है। हाल ही में जाफर एक्सप्रेस के अपहरण के बाद से बीएलए के हमले लगातार बढ़े ही हैं। पाकिस्तान की फौज भी बलूच अलगाववादियों के निशाने पर है। हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 71 जगहों पर हमले किए। बीएलए का कहना है कि उसने ये हमले करके दुनिया को संदेश देने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का वक्त आ गया है। बलूच अलगाववादी आज़ादी के बाद एक ऐसे देश का वादा करते हैं जिसमें सब बराबर होंगे और किसी को उनकी तरह भेदभाव और फौज का अत्याचार नहीं सहना पड़ेगा। बलूचिस्तान की मौजूदा सरकार भी अब इसी तरह के संकेत देने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीर है कशिश चौधरी की, जिनको चगाई जिले के नौशकी का सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है। और ये बड़ी बात है क्योंकि पहली बार बलूचिस्तान में किसी हिंदू महिला को सहायक आयुक्त बनाया गया है। क्या ये बलूचिस्तान की बदलती हवा की आहट है? बांग्लादेश से जिस शेख हसीना को भागना पड़ा, अब उनकी पार्टी पर बांग्लादेश में पाबंदी लगा दी गई है, यानी चुनाव होंगे तो उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ भी नहीं सकेंगे। भारत ने इस पर चिंता जताई है, लेकिन बांग्लादेश एक के बाद एक ऐसी हरकतें कर रहा है जो उसे लगता है कि इनसे भारत परेशान होगा। पाकिस्तान की शह पर बांग्लादेश के कट्टरपंथी देश को न जाने किस दिशा में ले जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें ढाका की हैं। शाहबाग में जमा हुए राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों ने शेख हसीना की अवामी लीग पर पाबंदी के लिए जबरदस्त आंदोलन किया। आंदोलन और भी हुए और बांग्लादेश की कामचलाऊ सरकार ने अवामी लीग की हर तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी। भारत ने इस पर चिंता जताई है। जो अवामी लीग पे बैन लगा है वो एक चिंता का विषय है। एक जो लोकतांत्रिक प्रणाली में एक तरीका होता है सब काम करने का, वो ड्यू प्रोसेस को दरकिनार कर किया गया है। एक लोकतंत्र के रूप में भारत जो वहाँ पर लोकतांत्रिक आज़ादी को रोका जा रहा है और जो वहाँ पर राजनीतिक गतिविधियों के लिए जो दायरा है वो कम हो रहा है, इसको लेके हम लोग चिंतित हैं। और साथ में हमारा ये
मानना है, हमारा ये आह्वान है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द एक निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराया जाए। पिछले साल के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश शांत नहीं है, उबलता ही रहता है। पाकिस्तान से अचानक मोहब्बत बढ़ने की वजह से वो भारत विरोधी गतिविधियों का एक अड्डा भी बनता जा रहा है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से लेकर छोटे नेताओं तक भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। हाल ही में खालिदा जिया की देश वापसी के बाद इस तरह की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सेना से सरकार के रिश्तों को लेकर भी अफवाहें उड़ती रहती हैं। सेना के प्रमुख जनरल वकारुज्जमा 11 मई को अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन उनका दौरा आखिरी समय में रद्द हो गया। उनके रूस दौरे के वक्त भी कई तरह की अफवाहें उड़ी थीं। सेना का कट्टरपंथी वर्ग उनके खिलाफ माना जाता है। समय समय पर तख्ता पलट की कोशिश की खबरें भी सामने आई हैं। शेख हसीना से रिश्तेदारी की वजह से वो अक्सर कट्टरपंथियों के निशाने पर रहते हैं। पाकिस्तान का इस वक्त बांग्लादेश में सबसे ज्यादा दखल है। ढाका में पाकिस्तान के उच्चायुक्त आजकल सबसे व्यस्त लोगों में से एक होते हैं, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूफ को इस्लामाबाद लौटना पड़ा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उनको कपड़े बदलने का भी मौका नहीं दिया गया और वो जीन्स टी शर्ट में ही देश लौटे। क्या हुआ, कैसे हुआ, सामने आने में वक्त लगेगा, क्योंकि बांग्लादेश में आजकल जो भी हो रहा है उसके बारे में पहले से किसी को कुछ पता नहीं होता। देश एक तरह से अराजकता के दौर में है। तो बलूचिस्तान बदल रहा है, थोड़ा थोड़ा ही सही। और इधर ट्रंप अरब देशों के दौरे पर निकल पड़े हैं। सऊदी अरब और आसपास के देशों से अमेरिका के हित तो जुड़े हुए हैं ही, वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी कारोबारी हित जुड़े हैं। इसीलिए उनकी सऊदी अरब, कतर और यूएई की यात्रा पर सबकी नज़र है कि वो क्या लेकर आए हैं और क्या देकर जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ हथियारों की 142 अरब डॉलर की डील पर दस्तखत किए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आर्म्स डील बताया जाता है। पूरे लाव लश्कर के साथ सऊदी अरब पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शानदार स्वागत। लंबा चौड़ा एजेंडा लेकर ट्रंप 4 दिनों की अरब यात्रा पर हैं। इस दौर में वो सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे। इस दौरान वो जिन मुद्दों पर बात करेंगे उनमें खास है ईरान का एटमी कार्यक्रम, गाजा में जंग की समाप्ति और तेल की कीमतों में कमी। ट्रंप के साथ गई भारी भरकम टीमें तीनों ही देशों के साथ जो समझौते कर सकती हैं वो एआई, ऊर्जा और हथियार बिक्री से जुड़े बताए जा रहे हैं। वैसे उनके सऊदी अरब पहुंचने से पहले ही एक बड़ा सौदा तो तकरीबन हो ही चुका है। सऊदी अरब के लड़ाकू जहाजों के लिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के 3.5 अरब डॉलर के सौदे को शुरुआती मंजूरी मिल चुकी है। इन तीनों देशों से सिर्फ अमेरिका के ही हित नहीं जुड़े हैं, बल्कि ट्रंप की अपनी कंपनियों के भी कामकाज यहाँ फैले हुए हैं। तीनों ही देशों में ट्रंप की कंपनियों के कामकाज उनके दोनों बड़े बेटे देखते हैं और यहाँ पर उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनमें खास है जद्दा में बहुमंजिला टावर, दुबई में आलिशान होटल, कतर में गोल्फ कोर्स और विला। पश्चिम एशिया हमेशा से अमेरिका की कूटनीति की अहम जमीन रहा है। अब ट्रंप उसमें कारोबार का भी पहलू डालकर इलाके की कूटनीति को नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रंप यहाँ पे अरब देशों के दौरे पे हैं और ख़बर ये भी है कि कतर की तरफ से उन्हें एक लग्जरी एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया गया है जो एयरफोर्स 1 में शामिल किया जाएगा, जिसे लेकर अमेरिका में काफ़ी बहस भी छिड़ गई है। एनडीटीवी दुनिया में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।